नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में से पाठ साना साना हाथ जोड़ी के अगले प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ के पहले 8 प्रश्नों के उत्तर करवाए थे, तो आज अपने इस वीडियो में मैं इसके बाकी जो प्रश्नोत्तर अर्थात 8 प्रश्नोत्तर जो रह गए हैं उनकी व्याख्या आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल ना हो। लेकिन इतना कहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 9। इससे पहले वाले प्रश्न हो चुके हैं, तो यहीं से हम आज शुरू करेंगे। प्रश्न 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर के यानी कि अंदर तक हिला गए। कहते कि लेखिका जो थी वो प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में डूबी हुई थी, तो ऐसे उसको उस समय कौन से दृश्य थे जो उसको अंदर तक हिला गए थे। उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका के हृदय पर कुछ दृश्य झकझोर गए और वे दृश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। वहाँ पर लेखिका ने ये दृश्य देखा था कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर ही पत्थर को तोड़ रही थी और उनके कोमल हाथों में, जैसे आटा गूंदने से हाथ कोमल होते हैं, उन्हीं हाथों में कोमल काया में कुदाल और हथौड़े पकड़े हुए थे। तब लेखिका सोच में डूब गई कि इतने अच्छे सौंदर्य के बीच, स्वर्ग जैसे सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जो ये जंग है, ये कितनी कठिन है। नंबर 2, दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते वे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माँओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रमपूर्ण जीवन। कहती कि बच्चे जो दूर दूर से तराई के स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शाम के समय अपनी माँओं के साथ पशु चराने के लिए जाते हैं, पानी भरने जाते हैं और जंगलों से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोकर लाते हैं। कहती है कि पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रमपूर्ण जीवन जो है वो लोग जी रहे हैं। 3, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर थे। शाम के समय कुछ पहाड़ी औरतें अपनी गायों को चराकर वापस लौट रही थी और उनके सिरों पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर थे जो कि उन्होंने अपने सिर पर उठा रखे थे। तो इनको देखकर लेखिका हैरान हो गई। 4, चाय के बागानों में बोकू पहने युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। चाय के जो बाग थे, बागानों यानी कि बाग थे, वहाँ पर कुछ युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो ये कुछ दृश्य थे जो कि लेखिका को इतने सौंदर्य के बीच भी अंदर तक पूरी तरह से हिला गए थे। प्रश्न 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। यानी कि जो लोग घूमने आए होते हैं उनको वहाँ के सौंदर्य के दृश्य को दिखाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक प्रकार के लोगों का योगदान रहता है। बहुत से लोग हैं जो इस कार्य में अपना योगदान देते हैं।
सबसे पहले इस दृश्य में उस ट्रैवल की भूमिका रहती है जो सैलानियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन तथा उनके ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करता है। उसकी सबसे बड़ी भूमिका है जो लोगों के रहने के लिए वाहन, स्थान और उनके ठहरने के लिए जो जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सब कुछ उनको देता है। इसके बाद उनके वाहन का चालक और परिचालक भूमिका निभाते हैं जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाते हैं। उसके बाद किसका नंबर आता है? उनके चालक का, ड्राइवर का, जो कि उन्हें पूरी जानकारी देते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, गंतव्य तक पहुंचाते हैं यानी मंजिल तक पहुंचाते हैं। फिर उनके गाइड जो की भूमिका रहती है जो पर्यटन स्थल की जानकारी देता है। पर्वतीय स्थलों पर कई बार सैलानियों को अपना बड़ा वाहन यानी कि बस वगैरह जो होता है बड़ा वाहन छोड़कर जीप जैसा छोटा वाहन लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बस नहीं जा सकती, तो वहां पर जो सैलानी है वो बस वगैरह को छोड़कर छोटी छोटी जीप का सहारा लेते हैं आगे जाने के लिए। इन छोटे वाहनों के चालक जितेन नार्गे की भांति ड्राइवर कम गाइड होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारी पर्यटक स्थल पर छोटी छोटी अन्य सुविधाएं जैसे बर्फ पर चलने के लिए लंबे बूट व अन्य जरूरी सामान किराए पर देने वाले दुकानदार तथा हस्तशिल्प व कलाकृतियां बेचने वाले और फोटोग्राफर जैसे लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कहते इसके अतिरिक्त कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो गाइड हो गया, उसके बाद ऐसे लोग जो उनके ठहरने पीने और खाने पीने की जो व्यवस्था करते हैं और इन कामों को करने के लिए होटल के कर्मचारी, और जहाँ पर वो पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं वहाँ उनको हर चीज़ मुहैया करवाना, यानी कि जैसे लंबे लंबे बूट हैं वो उनको देना, और बहुत ज़रूरी सामान जो उनको किराए पर चाहिए ऐसा किराए पर देने वाले जो दुकानदार हैं और सामान बेचने वाले तथा फोटोग्राफर जैसे जो लोग हैं वो भी इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको उस अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में। तो इन सभी का योगदान रहता है। प्रश्न 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। पंक्ति आई हमारे पाठ में कि कितना कम लेती हैं और ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। ये काम करने वाली महिलाओं को देखकर लेखिका ने कहा था। तो इसी पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है कि आम जनता जो है वो उसकी देश की प्रगति में किस प्रकार की भूमिका है। उत्तर, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है जो पीठ पर बंदी डोको क्या होता है? एक बड़ी सी टोकरी जिसमें सामान रखा जाता है या कुछ अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, वो उनमें अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। क्या है कि लेखिका ने ये सब बातें किसके बारे में कही? उन श्रमिक महिलाओं के बारे में कही हैं जो पीठ पर अब बंधे हुई जो डोको हैं, बड़ी बड़ी जो टोकरियां हैं, उनमें अपने बच्चों को तो संभालती हैं और उसके साथ साथ वो कठोर श्रम भी करती हैं, यानी कि मेहनत भी करती हैं। ऐसा ही दृश्य वह पलामू और गुमला के जंगलों में भी देख चुकी थी, जहां बच्चे को पीठ पर बांधे पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें वन वन डोलती फिरती हैं। और ऐसा ही कुछ दृश्य जो लेखिका ने देखा था, वो देखा था उसने पलामू और गुमला के जंगलों में, जहां पर बच्चों को अपनी पीठ पर बांधकर वहां की जो आदिवासी औरतें हैं वो पत्तों की तलाश में वन वन जंगलों में डोलती फिरती हैं। उसे लगता है कि ये श्रम सुंदरियां वेस्ट एट रिपेइंग है, अर्थात ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। वास्तव में यह एक सत्य है कि हमारे ग्रामीण समाज में महिलाएं बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं।
हमारे जो गांवों में रहने वाली औरतें हैं वो बहुत कम लेती हैं और उसके बदले में समाज को बहुत ज़्यादा देती हैं। वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं और श्रम करके धनोपार्जन भी करती हैं, यानी कि बहुत मेहनत, बच्चों को संभालने के साथ साथ बहुत मेहनत करती हैं और साथ में धन भी श्रम करके यानी कि मेहनत करके धन भी कमाती हैं। यह बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है। जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं या खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उन्हें बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती हैं। यानी कि सारे के सारे लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत श्रम करते हैं और समाज को, देश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके बदले इनको जो मजदूरी मिलती है, जो लाभ मिलता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी ये इसी में ही खुश रहते हैं। प्रश्न 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही है, क्या कुछ किया जा रहा है प्रकृति के साथ, और दूसरा क्या पूछा गया है कि इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, आप किस प्रकार से इसे रोकेंगे। उत्तर, आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थल बना रही है, यानी कि पहाड़ों पर अपना विहार स्थल बना रही है, यानी कि उन्हें अपने घूमने का स्थान बना रही हैं। वहाँ भोग के नए नए साधन पैदा किए जा रहे हैं, ऐशो आराम के नए नए साधन वहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए जहाँ एक ओर गंदगी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग रहने जा रहे हैं और वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, ऐसा होने के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पर गंदगी बढ़ती है। लोग रहेंगे तो गंदगी फैलेगी और अधिक लोग होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि जो लोग हैं और माफ़ कीजिएगा, जो पर्वत है वो अपनी सुंदरता को नष्ट करते जा रहे हैं, उनकी सुंदरता खत्म होती जा रही है। इसे रोकने में हमें सचेत होना चाहिए। अब हम क्या कदम उठा सकते हैं इसको रोकने में, कि हमें सचेत रहना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, गंदगी फैले और तापमान में वृद्धि हो। क्या कहा गया है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे करने से हमारे पहाड़ों का जो सौंदर्य है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर गंदगी फैले और तापमान जो है वो बढ़ता जाए। तो इस प्रकार हम इसको रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रश्न 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। हमारे पाठ में प्रदूषण के कारण ये बताया गया है कि स्नोफॉल में कमी होती जा रही है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, यानी कि एक तो स्नोफॉल में कमी हो रही है, तो और इसके अलावा कौन कौन से बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर, लेखिका लायोंग में बर्फ़ देखने की इच्छा संजोए की है कि लायोंग में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किम युवक अपनी उसकी इच्छा पर यह कहकर पानी फेर देता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल भी कम होता जा रहा है। अब जो लेखिका थी वो ये चाहती थी कि उसे लायोंग में बर्फ़ मिले और वो उस बर्फ़ को देखने की इच्छा ही अपने दिल में लिए हुए आई थी, लेकिन वहाँ पर घूमता हुआ एक सिक्किम का नवयुवक यानी कि वहाँ का स्थानीय लड़का जो था, उसने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण वहाँ पर स्नोफॉल की कमी होती जा रही है। अब तक
अब बर्फ कटाव में मिलेगी। कटाव नामक स्थान पर अब बर्फ मिल सकती है। अतः स्नोफॉल ने बढ़ते हुए प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है। इसी तरह प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम सामने हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका की बर्फ लगातार पिघलती जा रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। धरती की सीमाएं डूबने लगी हैं। इसका बर्फ लगातार पिघल रही है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि समुद्र का जल स्तर जो है, जो उसका जल स्तर जितना होना चाहिए था उससे वो बहुत अधिक बढ़ गया है और धरती की सीमाएं इसी कारण से डूबती जा रही हैं। नंबर 2, नदियों में पानी की मात्रा में इतनी कमी हो रही है कि जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका होने लगी है। नदियों में पानी बहुत कम होता जा रहा है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि नदियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। नंबर 3, नदियां जो हैं उसका जल बहुत प्रदूषित हो गया है, जिससे जलीय जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है। यानी कि जल में रहने वाले जो जंतु हैं उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। किस कारण से? कि नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। नंबर 4, पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब पेड़ अगर कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन हमें कैसे प्राप्त होगी? तो इसी कारण पेड़ों के कटने से इनका संतुलन जो है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारी सेहत जो है वो खराब होती जा रही है। नंबर 5, मौसम चक्र बदल रहा है, जिससे पैदावार घट रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है। अब पेड़ कटने के कारण, प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या होता जा रहा है कि मौसम चक्र जो है वो बदलता जा रहा है। यानी कि समय के अनुसार ना तो बारिश होती है ना ही सर्दी पड़ती है। तो इसी वजह से मौसम चक्र जो है वो बदल रहा है, जिससे पैदावार कम हो रही है, यानी कि फसल कम होती जा रही है और प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है। कभी सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आता है। तो ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं जो है उन्होंने जोर पकड़ लिया है। आगे है प्रश्न 14, कटाव पर किसी भी दुकान के ना होने पर होना उसके लिए वरदान है। अब क्या प्रश्न पूछा गया है कि कटाव पर कोई भी दुकान नहीं है, ऐसा होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आपने अपनी राय देनी है कि ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर, कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है, जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है। कटाव नामक स्थान जो है वो सिक्किम का बहुत सुंदर जगह है, लेकिन वो एक अनजान जगह है, यानी कि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और जहाँ प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दिखाई देती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे जूतों की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उसने देखा कि वहाँ पर झांगू की तरह ऐसी चीज़ें किराए पर मुहैया करवाने वाली दुकानों की कतारें तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। अब लेखिका वहाँ पर बर्फ़ का आनंद लेना चाहती थी, तो बर्फ़ का आनंद लेने के लिए उसे बर्फ़ पर चलने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो जूते किराए पर ले ले। लेकिन वहाँ पर जाकर उसने देखा और वो हैरान हो गई कि वहाँ पर झांगू की तरह ऐसी चीज़ें किराए पर देने वाली दुकानों की कतारें तो क्या, यानी कि बहुत सारा दुकानें तो क्या, कोई एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका को लगा कि कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, कि अगर वहाँ पर कोई दुकान नहीं है तो ये उसके लिए वरदान है। क्योंकि अगर वहाँ दुकानों की कतारें लग गई तो कटाव का नैसर्गिक सौंदर्य तो दबेगा ही, स्थानीय आबादी भी बढ़ेगी और पर्यटकों की भीड़ भी। अगर वहाँ पर दुकानें खड़ी हो गई तो वहाँ पर क्या होगा कि दुकानें होने के कारण वहाँ प्रदूषण हो जाएगा, वहाँ पर उसका सौंदर्य बिगड़ जाएगा, स्थानीय लोगों की आबादी बढ़ जाएगी और जो पर्यटक लोग हैं वो भी वहाँ पर अधिक संख्या में घूमने आने शुरू हो जाएंगे। अतः वहाँ भी प्रदूषण अपने पांव पसारेगा
और जहाँ पर बहुत अधिक लोग आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो भी फैलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कटाव में दुकान का ना होना एक वरदान ही है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कटाव में कोई दुकान नहीं है और ये उसके लिए वरदान है, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। प्रश्न 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर, प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। बड़े ही अनोखे ढंग से जो हमारी प्रकृति है उसने जल संचय की व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। जब सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ जम जाती है, तो वहाँ पर बर्फ के रूप में जल का संग्रह होना शुरू हो जाता है, यानी कि जल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल आधार बन हमारे सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती हैं। और गर्मियों में जब लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय ये बर्फ़ की शिलाएं ही पिघलती हैं और ये जलधारा बन जाती हैं और हमारे सूखे कंटों को ठंडा करती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इसी तरह प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था है कि पहाड़ों पर जाड़े में बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं और वही हिम शिखर पिघल कर नदियों के द्वारा कृषि की, लोगों की और धरती की प्यास बुझाते हैं। कहते कि प्रकृति जो है वो जल संचय की व्यवस्था करती है। वो जाड़े में बर्फ़ को अपने वहाँ उसकी बर्फ़ जम जाती है और गर्मियों में वही बर्फ़ पिघल पिघल कर नदियों के द्वारा कृषि के लिए और लोगों के लिए और धरती की प्यास बुझाने के काम आती हैं। प्रश्न 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? हमारी देश की सीमाओं पर जो फौजी बैठे हुए हैं उनको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनके प्रति हमारा दायित्व क्या है? हमें उनके प्रति क्या कुछ करना चाहिए? उत्तर, देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। जाड़ों में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में जब तापमान 0 से 20-25 सेल्सियस नीचे चला जाता है तो भी वे सीमा पर डटे रहते हैं। जब तापमान जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, यानी कि 0 से भी 20-25 सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो उस मौसम में भी वो लोग सीमा पर ही खड़े रहते हैं। देशवासी चैन की नींद सो सकें इसलिए वे रात रात भर जागते हैं। तपते रेगिस्तान में धूल भरे तूफानों के बीच वे भूखे प्यासे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। भूखे प्यासे रहते हैं, तूफानों के बीच में रहते हैं, धूल में रहते हैं, तपते रेगिस्तान में रहते हैं और आवश्यकता पड़े तो वे सीने पर शत्रु की गोली भी खाते हैं। देश के रक्षक फौजियों के प्रति हमारा दायित्व ये है कि हम उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। जितनी सहायता हम उनकी कर सकते हैं उनको उनकी सहायता करें। उनके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट या अभाव ना हो, उनके बच्चों की शिक्षा भली भांति हो सके, इस बात का ध्यान रखना हमारा ही उत्तरदायित्व है। यानी कि उनके बच्चों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उनके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, तो ये उनका ध्यान रखना ही हमारा उत्तरदायित्व है। तो ये थे हमारे साना साना हाथ जोड़ी के बाकी प्रश्न उत्तर जो मैंने आज अपनी इस वीडियो में करवाए हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आएंगे और आपकी परीक्षा जो है वो अच्छी जाएगी। एक बार एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी, लेकिन तब तक यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के सामने आए, सबसे पहले वो वीडियोस आप लोगों तक ही पहुँचे। नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए